नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद आपके लिए यह इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से यह कक्षा लाया हूँ। इससे पहले हमारी कनेक्टिविटी टूट गई थी, जिसके बाद आज से फिर से यह कक्षा आपकी प्रारंभ हो रही है। जो कार्यपालिका की हमारी रेस्ट चैप्टर बची हुई थी, यह कार्यपालिका में आज हम आगे देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो कार्यपालिका है कि भारत की कार्यपालिका के बारे में भी हमने कुछ अध्ययन किया था, और कार्यपालिका को आज हम आगे बढ़ाते हुए कार्यपालिका की क्लास में आगे देखते हैं कि किस तरह से कार्य करती है। तो भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जो फेडरल पावर जो होती है वह भारत में प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। कहा जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर अगर कोई अपने हाथ में रखता है, एग्जीक्यूटिव पावर कोई रखने वाला अगर बंदा है, तो वह भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में इन द इंडिया, अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो वह हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, और यह भारत के फर्स्ट पर्सन भी होते हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति होते हैं भारत के, जिसमें कहता है कि पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति, यह अगर हम थोड़ी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इनके पावर का जो यूज है, अगर हम इनके पावर का यूजेज देखते हैं तो यह है पीएम के माध्यम से, और पीएम यानी डेट मीन्स यानी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है, उसके माध्यम से, उसके परामर्श के माध्यम से यह कार्य को करने के लिए बाध्य होते हैं, इन द सेंस ऑफ इनको जो और आर्टिकल 74, 75 अगर बात करते हैं, ओनली 75 ही बात करें तो यही आर्टिकल आपको पीएम की बात करता है, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। और इससे आपको पता चलता है कि प्रधानमंत्री, यानी इसमें कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगा, और उस काउंसिल की सलाह पे यानी एडवाइस पे पीएम जो प्रेसिडेंट्स है वह काम करेंगे। ठीक है, यही कहता है। आगे देखना जरा, अब जरा राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में तो बहुत सुना है, कहा कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया। हम लोग इतना भी कहते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया है। फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया है। आप लोग पूछिएगा कि हम लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं। इच्छा तो जगती होगी कि हम लोग राष्ट्रपति कब बनेंगे, तो इच्छा थोड़ा और दबा लीजिए या उम्र कुछ बढ़ा लीजिए। इच्छा दबाइए और उम्र बढ़ाइए। उम्र बढ़ाने का मतलब है कि 35 साल कर लीजिए पहले आप। पहला, आप भारत के हैं तो आप राष्ट्रपति बन गए। मान लीजिए आप बन गए, आप भारत के होने वाले चाहिए। आप पर कोई भी हवाला, इधर उधर का जो पैसा वैसा लेन देन, जो फंडिंग होता है या कुछ भी होता है, दिवालिया घोषित होता है, या किसी भी तरह से अवैध आप पर लांछन ना लगा हो कभी भविष्य में, क्योंकि यह राष्ट्र के सम्मान की बात होती है, यह नेशन हित की बात होती है। उसके बाद आप 35 साल के हो गए, तो मम्मी पापा लेट कर दिए, अभी 35 साल के आप हुए नहीं, अभी मुश्किल से 17-18 में जी रहे होंगे। क्या जी, सही है ना? चलिए, तो ये 35 होने में अभी कुल मिलाकर के 18 बचे होंगे। 17 दूनी 34 है, एक 35, 18 मान के चलिए, मोटा मोटी हम एगो रखवा लिए हैं। आप लोग का 11, 12, 17, 18 ही खेलता है। चलिए, तो इतना आप अभी नहीं हुए हैं, तो इतना साल इंतजार कीजिए। इंतजार है मोहब्बत तेरे लिए, हमें कुछ और जीना बाकी है, इतना इंतजार कीजिए। फिर कहा औपचारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति, ये फॉर्मल होते हैं, औपचारिक तौर पर होते हैं, या भारत के होते हैं। जैसे हमने देखा था औपचारिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हमने कनाडा का एग्जाम्पल देखा था, कनाडा के बारे में जब पढ़ा था, रशिया का भी पढ़ा था, सबका अलग अलग पढ़ा था ना, याद रखिएगा, उसको जरा रिकॉल करके देख लीजिएगा। फिर कहा औपचारिक राज्य के प्रमुख की भारत का कमांडर इन चीफ होता है। हाँ, एक इनकी और होती है कि भारत का कमांडर ऑफ चीफ होता है, कमांडर ऑफ चीफ। चीफ यानी इन द सेंस तीनों सेना का प्रमुख होता है, तीनों सेना का पति राष्ट्रपति, तीनों सेना का पति।
थल सेना, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, यह तीनों सेना का प्रमुख होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद फिर क्या कहता है, कहता है कि भारतीय सशस्त्र बलों चुनाव, उसके बाद चुनाव अप्रत्यक्ष, इसका देख लीजिएगा। और उसके बाद सशस्त्र बल जो बीएसएफ वगैरह हम लोग देखते हैं ना, अर्धसैनिक बल देखते हैं, उसका भी चीफ होता है, उसका भी चीफ होते हैं राष्ट्रपति साहब। पावर बहुत होती है, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि पूरी तरफ, जैसे पतंग को आप देते हैं ना कि पूरी ढील देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं खींचने लगते हैं, वही डोर इनके साथ भी होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। एक तरफ संविधान इनको पावर देती है, असीमित शक्ति देती है, और दूसरी तरफ उन शक्तियों पे अंकुश के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करती है कि आप इनकी सलाह पर ही कोई कार्य को करेंगे। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में कौन, इनका इनडायरेक्ट चुनाव हुआ, और जो मंत्रिपरिषद में चुने हुए लोग हुए उनका तो आप जानते हैं कि आप लोग उनको बहुमत के माध्यम से वोट दे करके उनको चुन करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संसद के दोनों सदनों और भारत के प्रत्येक राज्य और क्षेत्रों की विधानसभाएं शामिल, जो स्वयं सभी सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहा, यह सबके प्रमुख होते हैं। एक तो आप जान लीजिए, भारत के संसद के दोनों सदन के प्रमुख होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और जितने भी विधानसभाएं होते हैं उनके लिए हम एक गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। जो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं वह इन्हीं के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर संदेशवाहक होता है, जो राज्य कहने का मतलब जो स्टेट है और जो सेंटर है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब कहा पद गठन 26 जनवरी 1950 से इसका गठन किया गया। चुनाव अगर देख लीजिएगा, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, बाद में इसी को पढ़ना होगा जब कहीं अगर किसी भी कंपटीशन की एग्जाम करोगी, फिर हम जब क्लास चालू करेंगे तो राष्ट्रपति साहब को लेंगे। इनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट इनका होता है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, इसका डायरेक्ट होता है। ठीक है, यह जो पद का गठन किया गया था, ये बहुत बड़ी बात है। ये पठन पाठन जो हम कर रहे हैं, इसमें याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 से यह पद लोगों के नज़र में है, और यह संविधान ने अधिकार दिया, तब से यह राष्ट्रपति का पद बना रहा है। चलिएगा, और प्रथम जो हमारे राष्ट्रपति बने वह कौन बने, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से लेकर के 62 तक यह हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। बीमारी के कारण जो भी हो, इतना तक ये हमारे राष्ट्रपति बने रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का सीधे या अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। कुछ अपवादों जैसे राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यकारी शक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री एक अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाती है। मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया। आपने देखा किस तरह से। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं संविधान द्वारा प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, मतलब मैंडेटरी है कि वह इस पे काम करेंगे। और जब तक कि जो भी सलाह होता है प्रधानमंत्री या किसी का, वह जब तक कि संविधान का उल्लंघन ना माना जाए। यानी जैसे आपने देखा 1975 में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, आपने देखा था कि उस समय मीडिया पे सेंसरशिप लगा गई थी, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को रोक दिया गया था। तो वैसी कोई कृत्य ना हो, वैसी कोई विडंबना ना हो, इसके लिए यानी संविधान को क्षति ना पहुंचे तब तक। ठीक है, आगे देखना। कहता है राष्ट्रपति संविधान का सबसे प्रमुख, सबसे सशक्त और त्वरित रक्षक। अनुच्छेद 60
जिसके पास क्या कहता है, जिसके पास कार्यपालिका का भूमिका संघ की कार्यकारी और विधायी संस्थाओं के किसी भी संवैधानिक कार्यों को रद्द करने में रक्षा की दूसरी पंक्ति है। ठीक है, आर्टिकल हमने 60 देखा, उससे पहले आर्टिकल 53 देखा। 53 में क्या कहा? 53 में सीधा कहा कि हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का सीधे या अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, यही कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है राज्य का मुखिया होता है, क्या भूमिका अदा करता है, और उसके बाद कार्यकारी और विधायी संस्थाओं के किसी भी संवैधानिक कार्यों को रद्द करने की रक्षा की दूसरी पंक्ति में है। ठीक है, राज्य का मुखिया होता है कौन? कहा ही द हेड ऑफ द स्टेट। इसमें कहा पावर्स एंड ड्यूटीज अंडर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड प्रेसिडेंट्स occupies the same positions as a king under the English constitution. He is the head of the state but not of the executive. He represents the nation but does not rule the nation. मतलब रिप्रेजेंट या देश को कर सकता है लेकिन रूल नहीं कर सकता है, शासन नहीं कर सकता है। His place in the administrations is that of a ceremonial device of a seal by which the nation's decisions are made known. देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरपर्सन ऑफ द, मतलब आप जब भारत की संविधान लिखी गई, जो भारत की संविधान लिखाया उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह इन सब चीज़ों के चेयरपर्सन वगैरह को चयन किया गया। आप देखते हैं कि 5-6 ऐसे व्यक्ति थे जिनको मेन औहदा दिया गया और मुख्य वह संस्थाओं को संभालने का काम। जैसे आपने भीमराव अंबेडकर चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। आगे देखिएगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य उनकी शपथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60, बुक में नहीं मिलेगा, 60 के हिस्से के रूप में भारत के संविधान और कानून की रक्षा और बचाव करना यह है। राष्ट्रपति सभी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का सामान्य प्रमुख होता है और भारत की कार्यपालिका और विधायी संस्थाओं पर उसके सभी कार्य सिफारिशें अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 274 आदि हैं। उसके बाद पर्यवेक्षकी शक्तियां अनुच्छेद 74(2), अनुच्छेद 78C, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111 आदि होंगी। संविधान को बचाए रखने के लिए उपयोग की जाती है। कानूनी रूप से अदालत में लड़ने के लिए राष्ट्रपति के कार्यों पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, कोई रोक। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां संविधान के इसमें अगर हम बात करते हैं, कहता है कि संविधान के अनुसार कानून बनाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 78, 86 एक्सेट्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए विधायी शक्ति संवैधानिक रूप से भारत की संसद में निहित है और जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख हैं। राष्ट्रपति सम्मान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संसद और उन्हें प्रोग्रेस व लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद या दोनों यानी लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में होता है, लेकिन राज्यसभा को वह भंग नहीं कर सकता है। आगे देखिएगा, संसद द्वारा पारित सभी विधेयक अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही कानून बनेगा। आर्टिकल इतना, ठीक है।
के तहत कोई भी विधेयक अगर होता है उसके लिए उनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत चाहिए, और इस अनुमति की जरूरत के लिए उसको राष्ट्रपति के पास आना पड़ेगा। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स के पास आएगा तब जाके यह कोई लॉ बनेगा, तब जाके यह कोई लॉ बनेगा। ठीक है, आगे देखना। फिर क्या कहा, फिर कहा इसमें, फिर अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद के मुखिया को प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, मतलब कहा मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की गठन की बात की। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, याद रखिएगा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है यह है राष्ट्रपति के सलाह के लिए इसको गठन किया जाता है। आर्टिकल 74(1) आर्टिकल 74(1) इसको कॉलम 1 बोलते हैं। ठीक है, इसी के तहत इसको गठन करते हैं और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, कृत्य मतलब कोई भी कार्य करेगा तो उनसे सलाह लेना उनको। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का हेड होता है पीएम, इसका हेड होता है पीएम, पीएम प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं से सलाह लेगा, फिर आगे जाकर के किसी कार्य को वो अपने करेगा। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या होती है, जिसमें कहता है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। इसमें कहा एग्जाम्पल, एक घटना आपको बताता हूं, एक घटना है 1986 की, यह बुक का ही कोट है, 1986 की यह घटना है जो राष्ट्रपति के पावर को दिखाता है। इससे पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उसको किस तरह से राष्ट्रपति की शक्ति को जो प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के रोल को भी खत्म किया गया। 2 मिनट के लिए देखिएगा किस तरह से होता है। उसमें कहा इन 1986 द पार्लियामेंट पास्ड अ बिल नाउ एज इंडियन पोस्ट ऑफिस। एक बिल था 1986 में, इंडियन पोस्ट ऑफिस, इसको बोलते हैं भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग या डाक सेवा आप कह सकते हैं। ठीक है, एक बिल पास हो गई, जोर शोर से हो गई, धूम धड़ल्ले से हो गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर इसमें क्या हुआ कि भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया गया। यह अमेंडमेंट बिल था, यह अमेंडमेंट बिल था, यह अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट का हिंदी होता है संशोधन, संशोधन बिल था। ठीक है, बिल पेश किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। इसमें जो मीडिया थी ना, मीडिया की जो फ्रीडम थी उसको रोक लगाने का काम करती थी, रोक लगाने का काम करती थी। ये इंडियन पोस्ट ऑफिस जो भारतीय डाक विभाग बिल है, यह उसको, जैसे आपने देखा था 1975 के दशक में इंदिरा गांधी जी द्वारा किस तरह से अखबारों पर सेंसरशिप 21 महीने के लिए लगा दी गई थी। अखबार वही छापते जो सरकार कहती, और जो सरकार नहीं कहती अखबार नहीं छापते, गड़बड़ घोटाला। उसी तरह से तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, नाम याद कर लीजिएगा कभी कोर्ट वोट में, इसी समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। यह एक
राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। मतलब जो बिल था अपने यहाँ जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से यह बिल पास हो गया, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति इसको अनुमति देता तब जाके यह एक विधेयक का रूप लेती। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने इसको अपने यहाँ रख लिया। किस अधिकार के तहत? अपने वीटो पावर के तहत इसको अपने यहाँ सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित रख लिया, सरकार हुई, फिर सरकार बदली, फिर भी वो सरकार ज़्यादा दिन टिकी नहीं, गिर गई। फिर आने वाले समय में इस विधेयक को खारिज कर दिया गया, क्योंकि लंबे समय तक फिर वह सरकार नहीं आ पाई। दूसरी सरकार आई, उससे उसकी मतलब हुई नहीं। तो इसी के वजह से तो यह अपने राष्ट्रपति ने अपने पावर का इस्तेमाल करके इस बिल को अपने पास सुरक्षित रखा, ठीक है। आगे देखिएगा। उसके बाद एक दूसरा प्रकार, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है और पॉकेट वीटो भी कहते हैं, और शक्ति से निषेधाधिकार भी बोलते हैं, ठीक है, निषेधाधिकार भी बोलते हैं, जिस पर वह संसद द्वारा पारित विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़कर, एक धन विधेयक होता है, ध्यान दीजिएगा, मनी बिल जिसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मनी बिल धन विधेयक, यह बिल आर्टिकल 110 के तहत होता है। यह एक ऐसा बिल है जो लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर बनाता है। यह राष्ट्रपति की पुनः मर्जी के, जैसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बावजूद यह बिल को लाया जाता है, क्योंकि इस बिल को लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। कारण क्या है? जैसे मान के चलिए सरकार का कार्यकाल पूरने वाला है, मान के चलिए अभी मोदी जी की सरकार है, ताऊ की सरकार है, ताऊ की सरकार है, और ताऊ की जो सरकार है वह 2024 में खत्म हो जाएगी। खत्म इन द सेंस कहने का मतलब कि अगर जीते तो फिर बने, ना जीते तो दूसरा कोई बने। अपने बाप का क्या जाता है, जो कमाएगा वो खाएगा, और अच्छा काम करेगा तभी तो लोग लाएगा ना, तो कमाया तो खाएगा। तब देखना। तो मान के चलिए फरवरी महीने से लेकर के मार्च अप्रैल में यह सरकार सत्ता में नहीं आती है, या सत्ता में आ भी जाती है, हमारे बाप का कुछ जाता नहीं है, आ भी जाती है। तो इन दोनों बीच के अंतराल में फरवरी महीना में जो भारतीय की जो निकासी, धन निकासी होती है ना, वित्त मंत्रालय वगैरह आपने देखा है ना, उस पर रोक लगा दी जाती है कि आप अपने से किसी भी कोई जनता के हित या जनता के हित में ना हो कोई झूठे वादे नहीं करेंगे। जैसे कि आज 900 करोड़ से हम इस पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, दिल्ली में 900 करोड़ का या 1000 करोड़ का एक पुल का उद्घाटन नहीं कर सकते आप क्योंकि आप उसको खर्च करने के लिए एबल नहीं है। लेकिन अब तुम पूछोगे कि संसद तो चलता है, सरकार तो गिरने वाली है, जिसकी भी सरकार हो बनेगी तब तो आएगी ना। लेकिन तुम पूछोगे कि सरकार तो गिरने वाली है, लेकिन सरकार गिरेगी तो जरूर या बनेगी तो जरूर, लेकिन उससे पहले का जो सिचुएशन होता है, जो चाय समोसा पकौड़ा ये कहाँ से चलेगा, एसी का बिल पंखा का बिल कौन भरेगा। उससे पहले यही मनी बिल, जो मनी बिल लिखा धन विधेयक, राज्यसभा मनी बिल राष्ट्रपति द्वारा ठप्पा लग जाता है। ठप्पा लग गया कि इतना पैसा आप निकाल करके खर्च कर सकते हैं, इसी को मनी बिल बोलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनी बिल, लोकसभा से समझो लोकसभा में है, लोकसभा में मनी बिल गया, पास हो गया, राज्यसभा वाला चापलूसी किया तो 15 दिन तक अपने पास रख लिया, कहा कि इसमें सुधार की जरूरत है, फिर भेज दिया लोकसभा, लोकसभा वाला ससुरी के रुक, ऐसे कैसे फिर ही कहा कि नहीं मानिए, अभी स्वीकृति तो दिए नहीं,
ये बिल अपने पास हो गया। यहाँ पे इनकी जरूरत राज्यसभा की कम जाती है, तो इसीलिए लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक होती है। घुसंड मार दिया ना राज्यसभा को, क्यों मारा? पावर ज्यादा हो गया इसके पास, क्योंकि संसद को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा देने के लिए मना किया, और जब मना किया तो इसको रोक लगाया, नहीं लगा, निकल गया। क्योंकि राष्ट्रपति साहब पहले इसको, इसी को मनी बिल कहते हैं, जो कि लोकसभा को इसी एवज में एक अधिकार ज्यादा होता है कि मनी बल के उसको राज्यसभा अनुमति दे अथवा ना दे। उसको तो पूर्व की अनुमति मिली हुई है, पास हो गया, खूब खर्चा करेगा चाय समोसा में। समझ में आया मनी बिल क्या होता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर कहता है कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, जिसे वह संसद द्वारा पारित विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर, देखिए ये जो राष्ट्रपति साहब हुए ना, वीटो जो उनको शक्ति मिला वो भी इनका फेल हो जाता है। यहाँ पे हुआ कि नहीं? वीटो जो शक्ति मिली बड़े ताऊ को, ये तो छोटे ताऊ हो गए ना प्रधानमंत्री, बड़े ताऊ को, वो भी यहाँ नहीं रोक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि संसद की पूर्व अनुमति से ही वह, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसको लाया जाता है, जिसके कारण से जब अनुमति हम किसी को स्वीकृति दे दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो ताऊ थे, अब बड़े ताऊ भी तो होंगे, घर में होते हैं ना जी, पप्पा से बड़ ताऊ, वहू से बड़ बड़ा ताऊ, तो बड़े ताऊ के पास वो भी कहेंगे कि नहीं हमारा वीटो खत्म हो गया, हमारा वीटो खत्म हो गया, उनका भी वीटो यहाँ काम नहीं करेगा। इसीलिए लोकसभा की शक्ति दूसरे सदन की अपेक्षा अधिक हो जाती है मनी बिल को लेकर के। पैसा है तो दरबो है तो सरबो है, दरबो से सरबो, चाहबो सो करबो, तो दरब वाला तो इसी के पास है, तो लोकसभा की शक्ति इसी में एक ज्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं मनी बिल को छोड़ करके। तो वीटो शक्ति यहाँ राष्ट्रपति की जो विफल होती है, स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है, लेकिन मनी बिल को न स्वीकृति देने से विलंब करेगा न मना करेगा। कारण है कि मनी रहेगा तभी तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा कोई भी चलित रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद कहा संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। बताया था, लोकसभा, राज्यसभा, टिक टिक, तब जाकर के राष्ट्रपति ठप, तब जाके वो हो गया। ठीक है, उसी एवज में उसको वीटो के तहत वह रखने का पावर रखता है, लेकिन सबको नहीं, कोई कोई ऐसा, जैसे डाक पोस्ट, ऐसा दूसरा कोई बिल नहीं आया जिसको खारिज किया गया। ठीक है। सेकेंडली, द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज वीटो पावर्स बाय which he can withhold or refuse to give assent to bill other than money bill passes by the parliament. Every bill passed by the parliament goes the president for his assent before it becomes a law. The president can send the bill back to the parliament asking it is the reconsidered the bill. reconsidered the bill के लिए वो भेज सकते हैं। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से राष्ट्रपति की भूमिका क्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 1977 के बाद भारत की दलीय राजनीतिक में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ी है, जिसमें कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है कि यह है भारत का, हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखा था, अब हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। बड़ा संगीन सवाल है, बहुत अच्छा जवाब देंगे, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति हर कोई पढ़ाता है, सब कुछ बताता है, लेकिन 2018 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछ दिया था आयोग, जिसका नाम है सबका बाप। यूपीएससी के तहत लोक सेवक आयोग को चयन किया जाता है। तो पूछा कि आप लोग तो बहुत जानते हैं कि राष्ट्रपति का 6 महीना में चुनाव करवा देंगे, राष्ट्रपति पद छोड़ दिए, हे कर देंगे वो कर देंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना दिन में करवाइएगा। सब लोग बक हो गया। मुझे जहां तक ध्यान में है कि मैं उस पेपर में तुक्का मारा था भैया, मेरा तुक्का सटीक बैठ गया। सब पेपर में है, ध्यान में है, सब कुछ है। एक राष्ट्रपति साहब है जिनका चुनाव
मोटा मोटी 45 दिन में 45 से 2 महीने के अंदर करवा देना है। क्यों? क्योंकि यह राज्यसभा के सभापति होते हैं, अपर हाउस जिसको बोलते हैं उसके सभापति होते हैं। उसके बाद यह जो पद है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारणवश कहीं देश से बाहर गए हो या कहीं गए हो, तो उनके पद की भी देखरेख करने का काम करता है उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो इसलिए यह और ज्यादा देश, भारत का उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इसमें इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर। और याद रखिएगा राज्यसभा का सभापति है, लेकिन पूछता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट्स है उन कितने साल तक कार्यरत रहेंगे, तो 5 साल तक रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा 6 साल के लिए होता है। तो आप 6 साल नहीं ठोक दीजिएगा, गलत हो जाएगा, अगर ढिशुम मार दिया जाएगा आपको। इसलिए क्या है कि सब उसमें जितने भी है राज्यसभा के वो 5 साल 6 साल के लिए है, और इनके 5 साल एक अलग है, अजूबा हो गए ना, तो इनका 5 साल के लिए कार्यकाल होता है। आगे देखिएगा, कहता है इसको भी इस तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के जैसे इसका भी चुनाव होता है। केवल इतना अंतर है कि निर्वाचन मंडल के राज्य विधान सदस्य नहीं होते हैं। जो निर्वाचन मंडल होता है ना, विधानसभा विधान परिषद है, 2 असेंबली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो असेंबली जो सदस्य चुने हुए वो नहीं इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, यही कह रहा है। आगे कहा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 65 के तहत इसका चुनाव होता है, लिख लीजिएगा, 65 के तहत इनका चुनाव होता है। कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। और फिर कहा हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। मतलब राज्यसभा का आज से प्रस्ताव पास करेगा और उसके बाद लोकसभा की भी अनुमति उनको लेनी जरूरत पड़ेगी। कहा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट्स एक्ट हैज अ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, चेयरपर्सन तो पता है, द वाइस प्रेसिडेंट से इतना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द राज्य। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, कोई बताइएगा? प्रथम राष्ट्रपति नहीं, प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र बाबू बने थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? शिक्षक दिवस भी आप मनाते हैं उनके नाम पर, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और पहले ऐसे थे जो भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, गौरव की बात है, याद रखिएगा। देखिए क्या कहता है, द्वितीय राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बने, ध्यान दीजिएगा। कहता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति, और एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उनके लेखक खुद है नेहरू जी, बताते हैं कि वह नहीं चाहते थे कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, लेकिन कुछ विडंबना हुई जिसके कारण से उनको बनना पड़ा। वह चाहते थे कि सर्वपल्ली, ये जो राधाकृष्णन साहब हैं, इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में हुआ भी ऐसा, राष्ट्रपति बने भी। कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे, और इन्हें
इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 यानी 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 1994 में इनको भारत रत्न से भी नवाजित किया गया। ठीक है, इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म होता है। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म होता है, लिख लीजिएगा। और 17 अप्रैल 75 को 17 अप्रैल 1975 को मृत्यु होती है और 1954 को भारत सरकार इनको भारत रत्न से नवाजित करते हैं, सम्मान से। भारत की सबसे बड़ी सम्मान मानी जाती है, इनको गौरवान्वित करती है। देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जरा जानकारी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है सब बात की नहीं आ रहा है? चलिए, कहा भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार का राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। ना महत्वपूर्ण पद है। कहा नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस विदाउट मेंशनिंग वन ऑफिस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने देख लिया, अब कहा मंत्रिपरिषद का आकार। कहा संविधान के 91 यानी 91 संविधान संशोधन हुआ था, इसको लिख लिया आप लोग। संविधान के 91 में संशोधन यानी अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट कहां होता है? संविधान में। संविधान में होगा संशोधन। ध्यान दीजिएगा, अधिनियम 2003 का है कि पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तथा परिस्थितियों के अनुरूप तय किया गया जाता था, और लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। और इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल कर लेता था। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है उसके बाद क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्यता संख्या पर आधार पर कोई प्रतिबंध न था और यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था, अतः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक न हो। यह आपने देखा, यह अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट था, कब था? 91। कब था? 2003 में। और इससे यह निर्णय निकाला गया कि जैसे आप दूसरे पार्टी में हैं तो हम इस स्टेट से जीत गए, इस स्टेट से जीत गए तो आप अरे हमें मिल जाओ, हम तुमको मंत्री बना देंगे, हम तुमको मंत्री बना देंगे। तो मंत्री तो बना देंगे, मंत्री का पूरा देश को मंत्री बनाइएगा। 790 मान के चलिए पूरे भारत पर 790 लोग राज करते हैं, तो 790 को मंत्री बनाइएगा? नहीं, 50 से 60 70। तो कहा गया कि सुनो बहुत तेज बन गया। तो यह राज्यों के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तब यहाँ क्या किया कि जितना जनसंख्या होगा ना रे बेहुदा, 15% से ज्यादा अगर तुम किया तो उसको हम अवैध घोषित कर देंगे, मंत्री नहीं रहेगा। तो वही 15% जितनी जनसंख्या है वहां से केवल एक लोग उस पद के लिए नामांकित होंगे। ठीक है, 15% जनसंख्या का 15%। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां तक क्लियर है? चलिए, संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से सब विधायिका के नियंत्रण और देखरेख करती है। ठीक है, आगे देखिए ना, फिर क्या कहता है? कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री सरकार में
स्थान सर्वोपरि होता है, सरकार में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोपरि होता है और बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। और मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद शपथ में ग्रहण करता है। लेकिन हाँ, एक चीज और आप कहिएगा ना कि प्रधानमंत्री मान के चलिए कि प्रधानमंत्री बन गया, तो प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग देगा तो क्या सब लोग रहेगा मंत्री में कि नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। अब मान के देखिए, नीचे पिलर लगा दिए हैं घर में, का पिलर मार लात के गिरा देंगे पिलर को, तो घर टिकल रहेगा कि ढह जाएगा? ढह जाएगा। तो वही पिलर होता है प्रधानमंत्री। हाँ, लेकिन अगर कोई मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का कोई मिनिस्टर अगर इस्तीफा देता है तो पिलर नहीं गिरेगा, वो पिलर खड़े रहेगा। फिर उस जगह पे इलेक्शन के माध्यम से दूसरे किसी खम्भा को जोड़ लिया जाएगा, लेकिन वो पिलरवा वैसी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी चीज को कहा इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय अ प्री-इमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। The council of a minister cannot exist without the prime minister. The council comes into existence only after the prime minister has taken the oath. oath मतलब शपथ होता है, oath of office, the death or resignations of the prime minister automatically brings about the क्या बोलते हैं उसको, डिसोल्यूशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे देखा कि पीएम डेथ हो गए या रिजाइन दे दिया कुछ भी, तो जितने भी तो मिनिस्ट्री पर्सन हो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। फिर कहा मिनिस्टर बट द डायमेंशन, उसके बाद डायमेंशनल्स और डिजाइनेशंस ऑफ अ मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स मिनिस्ट्रियल्स एजेंसी। जिसमें ध्यान दीजिएगा, उसी चीज को कहा कि जब किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्याग पत्र के कारण मंत्रिपरिषद के केवल एक स्थान खाली होती है। मतलब प्रधानमंत्री गया तो पूरा खाली हो गया, और अगर कोई मंत्री गया तो केवल एक खाली होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए। प्रधानमंत्री के शक्तियों के स्रोत जो होते हैं अनेक होते हैं। एक, मंत्री, क्या कहा, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने के लिए। दूसरा, लोकसभा का नेतृत्व करने के लिए। तीसरा, अधिकारी जमात पर अधिक तय करने के लिए, मीडिया तक पहुंच के लिए, और उसके बाद चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार के लिए, तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि एक्सेट्रा के लिए वह देश का नेतृत्व करके वहां तक पहुंचेगा। थोड़ा और देखिए, कहा अस्थायी कार्यपालिका और नौकरशाही में क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी क्या होते हैं, तो हमने बताया था कि जो लोक सेवक होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसी के बारे में जिसमें कहा परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स। मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है और इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं, और हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यवसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक महत्व को जानते हैं, ठीक है। The Indian bureaucracy today is an enormously complex system. It consists of the all Indian services, state services, employees of the local governments, and technicals and managerial staffs. उसके बाद running public sectors, अंडरटेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे देखिएगा, भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्य की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। यह जो यूपीएससी का नाम अभी हमने लिखा था, ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं जिसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, और यह राज्यों के लिए काम करती है। आज ध्यान दीजिएगा
कि जो लोक सेवक होते हैं, डीएम वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो वेतन वगैरह जो भी मिलेगा स्टेट जहाँ काम करेंगे वहाँ से मिलेगा, और उनको हटाने की भी अगर कोई हटा भी सकता है तो वह राष्ट्रपति के पास ही उसके लिए सब भेजा जाएगा, करप्शन में या किसी भी तरह से। ठीक है, उसी तरह से चलिए, तो आज के लिए हमारी कक्षा आज समाप्त होती है। फिर अगली कक्षा हम बहुत जल्द आएंगे। काफ़ी डिले हुआ इस समय वीडियो में, समस्या के लिए खेद है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं था। बहुत जल्दी आपसे दूसरी कक्षा में फिर मिलते हैं, रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।